welcome back. Today in this video I'll be discussing another question paper of biochemistry, and this question paper is of 2019-20, and in this question paper 18 questions are there, and these are very basic questions and we'll be discussing this. और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि करंटली मैं बायोकेमिस्ट्री कर रही हूँ और बायोकेमिस्ट्री के जो पुराने नीट के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम 1920 वाला कर रहे हैं और पुराने पेपर्स देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। तो स्टार्ट करते हैं नए पेपर से। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी टेबल पता होनी चाहिए कि कौन कौन से असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं न्यूट्रिशन बेसिस के हिसाब से। एक हमारी बॉडी को जरूरत होती है कुछ की, और लेकिन जिनकी जरूरत होती है वो हमारी बॉडी में नहीं बनते। दूसरे वाले होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बने होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते उनको हम असेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी में बनते हैं ऑलरेडी उनको हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, ऑब्वियसली वो चीज असेंशियल हो जाती है। तो इसके बहुत सारे नाम लिखे हुए, आपको ये ऑलमोस्ट नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इससे बेटर ये है कि आप नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनके नाम पर याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत थोड़े से हैं। जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, एलेनिन हो गया, सीरिन हो गया, सिस्टीन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, एस्पार्जिनिन हो गया। ये आप याद कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया था गैस सी करके, जिसमें GAAS और सी, ये छोटा सा निमोनिक था। और इस निमोनिक में आप देख सकते हैं कि जो गैस वर्ड है उसमें ग्लाइसिन है, फिर एलेनिन है, फिर सिरिन है। ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सिरिन। गैस में अगर आप देखोगे तो जी के हिसाब से ग्लाइसिन, ए के हिसाब से एलेनिन, दूसरे ए के हिसाब से एस्पार्टेट और तीसरे ए के हिसाब से एस्पार्जिनिन है, एस के हिसाब से सिरिन है और सी के हिसाब से सिस्टीन है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन, सिस्टीन, एस्पार्टेट एंड एस्पार्जिन। ठीक है, तो 3 ए से हैं, एक जी से, एक सी से है। बाकी सारे जो भी हैं वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आप नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये सारे हमारे ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। आर्जिन, हिस्टीडीन हमारे बेसिक वाले हो गए। लाइसिन हो गया, साथ में मिथ्यूनिन हो गया, फिनाइल एलनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ये एरोमेटिक वाले भी हो गए। इसमें से आपको एक चीज पता नहीं कि जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं वो पार्शली सिंथेसाइज्ड इन एडल्ट्स होते हैं, हेंस दे आर कंसीडर्ड एज सेमी एसेंशियल। ठीक है, पार्शली सिंथेसाइज्ड होते हैं एडल्ट्स में, तो थोड़े बहुत बनते हैं बॉडी में, इसलिए इनको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन छोड़ दीजिए, सेमी एसेंशियल है, बाकी जितने भी हैं वो एसेंशियल हैं। और ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट एंड सिरिन एंड सिस्टीन ये हमारे सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि जो ग्लाइसिन एलेनिन होता है वो नॉन एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। आपको इनमें से बताना है कि किसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। इफ यू जंप टू द आंसर्स तो आपको पता चलेगा कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आर विटामिन ए, ई एंड सी। एस, आप एक वो बना सकते हो छोटा सा निमोनिक एस। एस मतलब विटामिन ए, सी और ई, जिसमें से ई की जो फॉर्म होती है वो टोकोफेरोल फॉर्म होती है। ठीक है, एंड दे आर क्लासिफाइड एज नॉन एंजाइमेटिक न्यूट्रिएंट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। नॉन एंजाइमेटिक होते हैं ये। विटामिन ई जो है इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एंड इज द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म इज अल्फा टोकोफेरोल। आपको ये पता नहीं चाहिए कि विटामिन ई जो है हमारी बॉडी में टोकोफेरोल फॉर्म की उसमें फॉर्म में होता है, और अल्फा टोकोफेरोल बहुत ही एक्टिव फॉर्म होती है। ये सारे के सारे ए, ई और सी हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं।
ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो अल्फा टोकोफेरोल आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस। हमारे ब्लड में कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सोडियम फ्लोराइड, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि accurate measurement of glucose in blood and plasma and serum is required for diagnosis treatment of diabetes mellitus patients। मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में, हमारे सीरम में, हर जगह हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए ग्लूकोज की, ताकि हम ट्रीट कर पाएं, डायग्नोस कर पाएं, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटिस वाले लोगों में। द लैबोरेटरी एनालिसिस in the diagnosis of diabetes patients require NAF containing tubes which has been known to have an anti-glycolytic effect which inhibits the glycolysis by erythrocytes। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम टेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई ग्लाइकोलिसिस वगैरह मतलब एज सच ना हो टेस्ट के टाइम पे, तो इसलिए हम NAF की ट्यूब्स लेते हैं। तो ये एंटी ग्लाइकोलिटिक होती हैं विच इनहिबिट्स द ग्लाइकोलिसिस बाय एरिथ्रोसाइट्स। उस टाइम पे एरिथ्रोसाइट्स का ग्लाइकोलिसिस रोक लेती हैं। तो सोडियम फ्लोराइड आप याद कर सकते हैं, किसी तरीके से निमोनिक बना सकते हैं कि सोडियम, नमक और फ्लोराइड अगर मिल जाए तो ग्लाइकोलिसिस को रोक सकता है, एरिथ्रोसाइट्स ग्लाइकोलिसिस को रोक सकते हैं। उसके बाद now let's jump to question number 4, which of the following polysaccharides associated with lubrication of joints। जॉइंट्स की अगर लुब्रिकेशन करवानी है तो इसमें आपको बस एक याद होना चाहिए, hyaluronic acid, ऑप्शन नंबर ए इज naturally occurring polysaccharide in the joint synovial fluids, act as lubricant as well as shock absorber। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कि चारों के चारों hyaluronic acid, chondroitin sulfate, heparin sulfate एंड केराटिन सल्फेट सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहिए कि इसमें से जो hyaluronic acid है वो जॉइंट्स मिलता है, जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड में मिलता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर भी है और लुब्रिकेंट भी है। ठीक है, आप इसका आंसर पीछे से भी देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 5। उसमें पूछा है कि डीजेनरेसी और जेनेटिक कोड क्या होता है। डीजेनरेसी का मतलब पूछा है बेसिकली, तो इनमें से सारे ऑप्शन में से कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन जो वोबल हाइपोथेसिस है वो इससे रिलेटेड है, आंसर इसका वोबल हाइपोथेसिस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वोबल हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, वोबल हाइपोथेसिस ने ही डीजेनरेसी का कोड दिया था, और ये क्रिक नाम का एक बंदा था जिसने बताया था कि जो सिंगल टीआरएनए होता है कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन। ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर सकता, उसका काम होता है रिकॉग्नाइज करना अमाइनो एसिड कोडॉन्स को, तो एक से ज्यादा कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो वही डीजेनरेसी वाला उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। आंसर्स में अगर हम देखें तो काफी बड़ा आंसर इसका दिया हुआ है, तो शॉर्ट में करके एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a nucleic acid sequence is a succession of base pairs signified by a series of a set of 5 different letters that indicate the order of nucleotide forming alleles within the DNA or RNA molecules। The letter GACT correspond to nucleotides found in DNA। बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि डीएनए में यूरासिल होता है अलग, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं डीएनए आरएनए में, बस टी और यू का फर्क होता है। थायमिन डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पे जो होता है मैसेंजर आरएनए में, वो एक कोड वर्ड का काम करता है फॉर अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, ताकि अमाइनो एसिड्स के लिए, ताकि प्रोटीन्स बन सके। It constitutes a genetic code। ठीक है, it is known as that each codon consists of a sequence of 3 nucleotides। हर कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। नेक्स्ट चीज आपको जो इसमें बताई गई है यहाँ पे कि जो कोडोन्स हैं वो कंपोज होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के, मतलब 4 बेसिस घुमा फिरा के 3 वर्ड्स का पेयर बनाते हैं जो कोडोन, जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 64 बेसिस होते हैं। देयर आर 4 बेसिस दैट प्रोड्यूसेस 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, 4 बेस हैं हमारे पास, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, जो हमारे मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं। वो आपस में घुमा फिरा के 64 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज रिटन
जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है वो किस डायरेक्शन में होता है, 5 से 3 के बीच में होता है। और 61 कोडॉन्स कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स, मतलब जो 64 कोडॉन्स बने थे, कॉम्बिनेशन जो थे, उसमें से सिर्फ 61 ही अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। बाकी की जो बचे हुए 3 हैं वो स्टॉप कोडॉन्स का काम करते हैं। उसमें से यूएए, यूएजी और यूजीए होता है। इनको टर्मिनेशन कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं। इनका नाम एम्बर ऑर्चे ओपैल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया हुआ है कि जो रिमेनिंग 61 कोडॉन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। इसलिए इसको अगर समझा जाए कि 61 20 को बना रहे हैं तो एक डीजेनरेसी का कोड है, क्योंकि बहुत सारे कोडॉन्स हैं और कम अमाइनो एसिड्स का मतलब कुछ ऐसे कोडॉन्स भी हैं जो एक सेम अमाइनो एसिड्स भी बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। मल्टीपल कोडॉन्स जो हैं that can decode the same amino acids, and this degeneracy minimizes the deleterious effects of point mutations. The codons that designate the same amino acids उनको हम synonyms कहते हैं, and most of the synonyms differ only in the third pair. ये एक नई चीज है कि almost जो हमारा synonyms वाले होते हैं उनका जो थर्ड पेयर हो, थर्ड हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डिफरेंट होता है। ये वॉबल्स हाइपोथेसिस होता है डीजेनरेसी का। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉबल्स हाइपोथेसिस में बताया हुआ है कि वॉबल हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय क्रिक और सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल कोडॉन्स, एंड फैक्ट की थर्ड वाला जो बेस पेयर होता है वो फेल हो जाता है टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री डीएन बेस इन द एंटीकोडॉन, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो वॉबल डीजेनरेसी यही कहता है कि existence of multiple codons for a single amino acid, and that's the only thing which is needed to be explained by this question. बड़ा बड़ा explanation हो गया, बट मतलब एक यही था इसका कि एक जो कोडोन है, काफी सारे कोडोन्स जो हैं मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स बैक्टीरियोफेज इंड्यूस्ड डीएनए ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियाज में डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है। 3 प्रोसेसेस होती हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें से कौन सी प्रोसेस में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वो होती है पहली वाली ट्रांसडक्शन। उसमें बैक्टीरियोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बैक्टीरियाज के बीच में, जिसमें सेक्स पिल्लाए बनते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंटल चेंजेस आके प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं, कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल बाय ए वायरस, दैट्स अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि वो वेक्टर का काम करता है, एंड ट्रांसडक्शन हैपन्स थ्रू आइदर लाइटिक साइकिल और थ्रू लाइसोजेनिक साइकिल्स। 2 टाइप की साइकिल्स हो सकती हैं। द वायरस एक्टिंग ऑन द वेक्टर कैरीज इट्स ओन जीनोम प्लस अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरियम इट हैज रिसेंटली इन्फेक्टेड। मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया हुआ है कि वो टेम्परेरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन 2 बैक्टीरियल सेल्स, लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द एक्सचेंज इज यूनिडायरेक्शनल एंड द डोनर ऑफ द डीएनए एंड द रेसिपिएंट, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच द डीएनए मॉलिक्यूल इज टेकन अप फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट सेल। तो बाहर के एनवायरनमेंट से लिया जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग एक्सेप्ट। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है और कौन कौन से प्रोसेसेस उनके लिए यूज किए जाते हैं वो आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है, वेस्टर्न ब्लॉट। सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉट डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। बाकी की सारी ऑप्शंस जैसे कि लिंकेज सीक्वेंसिंग है, डीएनए माइक्रो एरे है और साउदर्न ब्लॉटिंग है, ये सब के सब डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज करे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। ये सी यहाँ पे हमें सारी प्रोसेसेस बता रखी हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। मतलब हमें न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं उनकी सीक्वेंस को पता लगाना है कि पहले ए है, टी है, बी, क्या सीक्वेंस क्या है वो पता लगाना है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता लगाने हैं, और इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द मेथड्स। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है, जो ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस के पता करने के लिए नहीं होता। वेस्टर्न ब्लॉट हमेशा प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि क्या ये प्रोटीन है क्या नहीं है। लिंकेज एनालिसिस की अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो दैट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोम्स, chromosome of a given gene involved in a trait or a disease related to known location। तो मतलब क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करता है जीन के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि सीक्वेंसिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इज अ नॉन एंजाइमेटिक मेथड दैट यूजेस डीएनए माइक्रोएरे। डीएनए माइक्रोएरे में क्या होता है, हम सीक्वेंसिंग करते हैं डीएनए की बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जो कि नॉन एंजाइमेटिक है। तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि डीएनए माइक्रोएरे में भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। लिंकेज एनालिसिस में भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सीक्वेंसिंग के थ्रू। लास्ट ऑप्शन जो सदर्न ब्लॉटिंग है, दैट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट दी डीएनए चेंजेस एंड म्यूटेशंस। आप चेंजेस और म्यूटेशंस को कैसे चेक करोगे, जब आप उनकी सीक्वेंस को चेक करोगे तभी आप उनकी म्यूटेशंस को चेक करोगे। तो सदर्न ब्लॉटिंग म्यूटेशंस के लिए होता है। लिंकेज एनालिसिस क्रोमोसोम्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। डीएनए माइक्रोएरे टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट जो है हमेशा हमेशा प्रोटीन्स के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, उसके बाद वापस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, एडिपोसाइट्स हैं। एडिपोस टिश्यू के सेल्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं। अब क्यों इसका आंसर एडिपोसाइट्स क्यों है और स्टोरेज ऑफ विटामिन ए से इसका क्या लिंक है, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आंसर दे रखा है कि विटामिन ए जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। अब ठीक है, एडेक हमने एक निमोनिक बनाया था, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जो विटामिन ए जो फैट सोल्यूबल होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, एक रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होता है। इसमें से जो रेटिनोल और रेटिनल होते हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन रेटिनोइक एसिड स्टोर नहीं हो पाता। दैट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए की फिजियोलॉजी में। लिवर में कुछ स्टीलेट सेल्स होते हैं। विटामिन इज स्टोर्ड एज रेटिनॉल पाल्मिटेट। लिवर इज द मेन स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द विटामिन ए इन द बॉडी। अगर आपको कोई भी पूछे कभी भी कि विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए का यूज क्या होता है, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनमें विटामिन ए की कमी होती है, प्लस स्किन के लिए भी अच्छा होता है विटामिन ए। अब विटामिन ए स्टोर कहाँ पे होता है, बॉडी में, लिवर में स्टोर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट। टू अ स्मॉलर एक्सटेंट द विटामिन ए इज स्टोर्ड इन एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज आल्सो लाइक एडिपोस टिश्यू। कभी कभी क्या होता है, एडिपोस टिश्यू में भी ये स्टोर हो जाता है, वैसे लिवर में होता है, तो इसलिए इसका आंसर एडिपोसाइट्स था। फिर वापस हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच सेल कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड बाय विटामिन ए टॉक्सिसिटी। अगर बहुत ज्यादा विटामिन ए का इनटेक कर लेते हैं बाहर से तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस टॉक्सिसिटी की वजह से कोई ना कोई सेल कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम्स। अब क्यों है इसका आंसर लाइसोसोम, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि excessive consumption of vitamin A leads to a toxicity and the symptoms of hypervitamin A, hypervitaminosis A includes dermatitis, स्किन पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन ड्राई रेड हो सकती है, एंड लार्ज लिवर हो सकता है, प्लस हड्डियों पे फर्क पड़ सकता है, स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है लॉन्ग बोन्स की, मतलब हड्डियों में, बड़ी लंबी हड्डियों में दर्द हो सकता है, उनका डीकैल्सिफिकेशन हो सकता है, बंदे का वेट लॉस हो सकता है, बंदा इरिटेट रह सकता है, उसके बंदे के बाल झड़ सकते हैं और बंदे को जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, ठीक है, वेट लूज, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें विटामिन ए की टॉक्सिसिटी में आती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा भयंकर टॉक्सिसिटी है ये। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि कह रहा है कि ऑल ऑफ फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड एंजाइम विद द कंसर्न्ड ऑर्गेनेली। तो इसका आंसर डी है, सारे के सारे मैच्ड हैं, इसमें सब करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडिनाइलेट साइक्लेज होता है, जो कि मुझे नहीं पता था, अब पता चला है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा एटीपी बनते हैं, इसलिए एटीपी का एंजाइम भी होता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का काम क्या होता है,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आता है तो अलग फॉर्मेशंस चलती हैं, तो उसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये मेन चीजें होती हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फर्दर ग्लूकोज फॉर्मेशन भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम काफी सारे होते हैं, तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे करेक्टली मार्क्ड हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी दे रखी है थोड़ी बहुत। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है, एडेनाइलेट साइक्लेस इज प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। एडेनाइलेट साइक्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एडेनाइलेट साइक्लेस सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक एएमपी को बनवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन बी लिख रखा है कि एटीपीएज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन जनरेटिंग एटीपी। एटीपीएज जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और एटीपी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में दे रखा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोवाइडिंग ग्लूकोज ड्यूरिंग स्टारवेशन। ग्लूकोज बनवाने में हेल्प करता है एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है ये एंजाइम। तो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि यूवी रेज म्यूटेशंस कैसे कॉज करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पहले, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पिरिमिडीन डाइमर्स क्या होते हैं और एक्सीजनल रिपेयर क्या होता है। पिरिमिडीन डाइमर बन जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो पिरिमिडीन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं, सी और टी, तो जो एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, तो आपस में जुड़ करके एक डाइमर बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद द अपोजिट पार्टनर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। तो उससे एक बल्ज बन जाता है, उसकी वजह से रिपेयर और जो भी प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो पाती डीएनए की। तो दैट्स वाई उस बल्ज को हटाने के लिए हमें एक्सीजनल रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, उनमें से एक बेस को हटाना पड़ता है। दैट इज द थिंग, आपको पहले बता चुकी हूँ। बाकी इसमें वही चीजें दोबारा दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी पूरी चीजें वही दोबारा बताई हुई कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ complementary strands and they are bound with a double helix and the hereditary message is chemically coded and made up of 4 nucleotides. UVB light जो होती है interfere directly with the bond and the two main DNA lesions formed by exposure to UVB। कौन कौन से 2 लीजन्स बनते हैं, साइक्लोब्यूटेन pyrimidine डाइमर्स बनते हैं जैसे कि थाइमीन एंड साइटोसिन इन डीएनए, where the covalent bonds are formed between adjacent thymine residues। adjacent thymine residues में covalent bond बन जाते हैं। और pyrimidine dimers are the primary causes of melanomas and they cause a structural kink in the DNA that prevents the pyrimidines from base pairings and prevents replication। So such repair is repaired, thus mutations are accumulated leading to the cancer। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, मैंने आपको बता दी। Now let's jump to question number 12 कि match the following disease with the deficiency that cause them। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें प्लेग्रा को जोड़ा गया है नियासिन डेफिशिएंसी से। एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका को जोड़ा गया है जिंक डेफिशिएंसी से। जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है तो एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका होता है। पर्नीशियस एनीमिया को यहाँ पे जोड़ा गया है साइनोकोबालामाइन से, और एस्कॉर्बिक एसिड को जोड़ा गया है स्कर्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि यहाँ पे ग्वानिन की अमाउंट दे रखी है 40% और हमसे एडेनिन पूछा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको बता देती हूँ। ऐसा पीछे से भी बता दूंगी आपको, पर आसानी से समझने में क्या है कि 40% ग्वानिन दिया हुआ है। हमें सबको पता है कि ग्वानिन और साइटोसिन सेम होते हैं और थाइमिन और एडेनिन सेम अमाउंट में होता है। तो क्योंकि अब ग्वानिन 40% है तो ऑब्वियसली साइटोसिन भी 40% है। ठीक है, तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया। बचा कितना, 20। 100 में से माइनस करेंगे तो 20 बचा, तो 20% ही रह गया है थाइमिन और एडेनिन के लिए। और क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं तो थाइमिन एडेनिन 10% होते हैं, इसलिए इसका आंसर 10% आएगा। ठीक है,
बाकी पीछे से भी आप सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आता है जिसमें पॉली ए टेल इज सीन इन, और इसका आंसर है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए में ही सिर्फ पॉली टेलिंग होती है। ठीक है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, पॉली एडेनाइलेशन, पॉली ए को पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं, इज द एडिशन ऑफ पॉली ए टेल टू अ मैसेंजर आरएनए। और ये क्यों करते हैं हम, बेसिकली हम इसके 3 एंड पे लगा देते हैं ये सारे पॉली ए। क्यों लगाते हैं, प्री मैच्योर जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर लगाते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड हेल्प्स टू एक्सपोर्ट इट टू द साइटोप्लाज्म एंड इज इन्वॉल्वड इन बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इसका मेन आंसर है, ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स। मैंने आपको अभी बताया था ए सी ई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको ए और ई दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। 15 का आंसर ए है, वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ए सी ई होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा, अमाइनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कार्बन साइड चेन्स। कार्बन साइड चेन किसमें नहीं होती है, ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे बेसिक होता है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है कि एक सी जो है उसके साथ 2 H होते हैं, एक NH2 होता है और एक COH होता है। तो 2 H होते हैं, सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन होता है, उसकी कोई साइड चेन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 की, विच विटामिन हेल्प्स इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टीडीन टू हिस्टामिन। इसका आंसर है विटामिन B6, जो कि हिस्टीडीन को हिस्टामिन बनाने में हेल्प करता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, histamine is synthesized metabolically from a decarboxylation of histidine, and it's a vasoactive amino acid of the gut and the immune system, and also act as a neurotransmitter in the central nervous system. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हेल्प भी करता है, और एक कीमोटैक्टिक एजेंट भी होता है, एक वेजोडाइलेटर भी होता है, ब्लड प्रेशर भी लो करता है, गैस्ट्रिक HCl सीक्रेशंस भी करवाता है, इन्फ्लेमेशंस और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है हिस्टामिन। तो बहुत सारी चीजें हैं, बीपी लो करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, गैस्ट्रिक HCl सिक्रीट करवाएगा, इन्फ्लेमेशन एलर्जी में इन्वॉल्व है, न्यूरोट्रांसमीटर, कीमोटैक्टिक एजेंट है। 6 कंपाउंड हैव विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन 6 में, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सामाइन कुछ भी कह सकते हैं आप। और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टीडीन टू हिस्टामिन इज catalyzed by this पैराडॉक्सल 5-phosphatase dependent enzyme, and in addition to this it is also responsible for decarboxylation. Those reactions of decarboxylation involved in the formation of dopamine from dopa, that's from tyrosine mechanism आप पढ़ सकते हैं। Vitamin B6 contraindicated in treatment of L-dopa because it is antagonizes the effects of drug. L-dopa, जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज होती है उनमें L-dopa बहुत ज्यादा होता है, तो उन लोगों में आप विटामिन B6 नहीं दे सकते क्योंकि ये बढ़ा देता है उसको। ठीक है, तो और डोपा बढ़ जाएगा। B6 कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि इसमें पायरिडॉक्सिन, पैराडॉक्सल, पैराडॉक्सामाइन ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज यूज, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर है FOC2। बाकी एक बार लाइपोप्रोटीन लाइपेज यूज क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दे रखा है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है LPL बोलते हैं, एक मेंबर होता है लाइपेज जीन फैमिली का, और इसमें बहुत सारे, इट इंक्लूड्स पैनक्रियाटिक लाइपेजेस, हिपैटिक लाइपेजेस, एंडोथेलियल लाइपेज, मतलब लाइपेजेस होते हैं, चाहे वो पैनक्रियाटिक ऑर्गन के हों, चाहे वो हिपैटिक ऑर्गन के हों, चाहे वो एंडोथेलियल सिस्टम के हों, और ये वाटर सोल्यूबल एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को। ठीक है, जो कि कहाँ मिलते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स में। काइलोमाइक्रॉन्स आपको एक टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होता है, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं उनको ये हाइड्रोलाइज कर देता है, और ये बहुत ही लो डेंसिटी, प्लस काइलोमाइक्रॉन्स के साथ साथ जो VLDL में भी जो ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं उनको भी करता है, और उनको हाइड्रोलाइज करके 2 फैटी एसिड्स और 1 मोनो असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स, blah blah. Okay, next
इस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एपोसी2 जो है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लाज्मा लिपिड मेटाबॉलिज्म एज एक्टिवेटर फॉर लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एपोसी2, and this fact is illustrated by the massive hypertriglyceridemia that is seen in individuals with inherited defects of synthesis of apo डिफेक्ट्स इन द सेंस एपोसी2। अगर डिफेक्ट हो जाता है एपोसी2 की फॉर्मेशन में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बन जाता है, तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो जाता है बंदों को। तो इसका काम क्या होता है एपोसी2 का कि वो एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को ताकि वो ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज कर सके। ठीक है, next there confusion with normal plasma can transmit normal, okay, next lipoprotein lipase is inhibited by apo-A2। apo-A2 का क्या काम होता है, apo-A2 lipoprotein lipase को inhibit करता है। lipoprotein lipase is inhibited by apo-A2 and apo-C3। तो apo-A2 और apo-C3 जो है वो inhibitors होते हैं। एक्टिवेटर कौन सा होता है, apo-C2। ठीक है, तो ये information बहुत जरूरी थी इस चीज के लिए। and if you like the video and if you want to see more such content on my channel, then you can subscribe and I'll be doing more such videos. Thank you.